डार्क वेब के बारे में हम सबको पता है और हम सबको पता है कि डार्क वेब इतना फेमस क्यों है। डार्क वेब से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं जिन्हें सुन के लोगों को बहुत थ्रिल आते हैं, जैसा कि स्टोरीज हो गई रेड रूम्स के बारे में या स्टोरीज हो गई इलीगल वेपन सेलिंग्स या इलीगल ड्रग्स के बारे में। लेकिन सवाल वही आता है कि इन स्टोरीज में से कौन सी स्टोरीज ट्रू हैं या जिन स्टोरीज को ट्रू बोला जाता है उनके रिगार्डिंग कोई एविडेंस है। जैसा कि रेड रूम्स के रिगार्डिंग बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसा कि रेड रूम्स लोगों ने देखे हुए हैं या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ लोगों को टॉर्चर किया जाता है। रेड रूम्स के बारे में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। जो भी एविडेंस है वो बस बोला गया है, जैसा कि हमने रेड रूम्स देखे हैं या ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ लोगों को लाइव स्ट्रीम में टॉर्चर किया जाता है, लेकिन कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेड रूम्स एक मिथ है। अब साथ में हम सिल्क रोड की एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें पता है कि सिल्क रोड एक वेबसाइट थी जहाँ इलीगल आइटम सेल किए जाते थे और इसका हमारे पास एक एविडेंस है। मेरे हिसाब से जितनी भी थ्रिलिंग स्टोरीज है डार्क वेब से रिलेटेड वो है हिटमैन वेबसाइट्स के बारे में। अगर तुम में से किसी को नहीं पता कि हिटमैन क्या होता है तो मैं उसे बता दूं कि हिटमैन वो बंदा होता है जिसे तुम पैसे देके किसी को मरवा सकते हो। जैसे एक शख्स है, तुम उसे पैसे दोगे कि तुमने इस बंदे को मारना है, वो तुमसे पैसे लेके इस बंदे को मार देगा, तो इस बंदे को हिटमैन हम कहेंगे। आई थिंक तुम समझ ही गए होगे कि हिटमैन वेबसाइट क्या होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक हिटमैन वेबसाइट वो जगह है जहाँ हम किसी असैसिन को पैसे देके किसी की असैसिनेशन करवा सकते हैं। और ये कहा जाता है कि डार्क वेब पे बहुत सी ऐसी हिटमैन वेबसाइट्स थी, लेकिन इससे रिगार्डिंग कोई एविडेंस नहीं है। एक एविडेंस ऐसा है जो बहुत क्लोज आ गया था ये प्रूव करने में कि हिटमैन वेबसाइट्स रियल हैं, और ये एविडेंस था बैसा माफिया। डार्क वेब में जाने पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट बीइंग ट्रेस्ड। और इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर तुम डार्क वेब पे कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली इंसैनिटी। ये बिल्कुल पागलपन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स ऑन डार्क वेब आर फेक और वो बस यही चाहते हैं कि तुम उन्हें बस अपना सारा पैसा दे दो। वो बस तुम्हें लूटना चाहते हैं। अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना है तो तुम्हें सरफेस वेब पे ही रहना चाहिए। इंटरनेट पे किसी भी चीज़ का रियल होने का सबसे बड़ा एविडेंस होता है सोशल रेलेवेंस। अब सोशल रेलेवेंस से मेरा क्या मतलब है? बेसिकली इंटरनेट पे किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी जाए या बहुत सारे लोग उस चीज़ को जानते हो तो इसे कहते हैं सोशल रेलेवेंस। इट मीन्स कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता है और कहीं ना कहीं इट्स वेरी पॉसिबल कि ये ऑथेंटिक हो। फरवरी 2016 एक दिन एक ब्लॉग पोस्ट आया था एक वेबसाइट के बारे में जिसका नाम था बैसा माफिया। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि बैसा माफिया क्या है, हमें इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए, और साथ में इसका लिंक भी दिया था उन लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं कि ये वेबसाइट कैसी दिखती है। उस ब्लॉग पोस्ट के बाद बहुत से ऐसे और पोस्ट आने लगे जो बैसा माफिया के खिलाफ थे। उनमें से एक था fightbaisamafia.blogpost.com। बेसिकली सब ब्लॉग पोस्ट बैसा माफिया को एक्सपोज करना चाहते थे और उसे बंद करवाना चाहते थे, और उन सब ब्लॉग पोस्ट के हैंड पे बैसा माफिया का लिंक था। बहुत कम ऐसे ब्लॉग पोस्ट थे जिनके नीचे राइटर ने मना किया था कि लिंक नहीं देना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि और ज़्यादा लोगों को पता चले और लिंक मिले उस वेबसाइट की। लेकिन मेजॉरिटी ब्लॉग पोस्ट ऐसे ही थे जिनके नीचे बैसा माफिया का लिंक था। अगर कोई भी इन पोस्ट को गौर से पढ़ता तो उसे पता चल जाता कि ये सब पोस्ट एक मार्केटिंग स्टंट थे बैसा माफिया को फेमस करने के लिए, ताकि बैसा माफिया और फेमस हो और ज्यादा लोगों को पता चल सके इसके बारे में। और सिंपल वर्डिंग में कहूँ तो ये मार्केटिंग बहुत सक्सेसफुल थी। बैसा माफिया की जो वेबसाइट थी उसे डेवलप करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाई गई थी कंपेयर टू अदर हिटमैन वेबसाइट्स। उस टाइम पे और भी बहुत सी हिटमैन वेबसाइट थी जिनका यही एम था कि लोगों को लूटा जा सके बिटकॉइंस के लिए। लेकिन जब तुम बैसा माफिया को देखते थे तो इसमें अलग ही एक वाइब थी। इसे देख के लगता था कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और ये लोगों को असली हिटमैन हायर पे देती है। बैसा माफिया के ऑनर का नाम था यूरा, और यूरा बहुत से लोगों को पैसे देता था, बहुत से फ्रीलांसर्स को पैसे देता था कि वो उसकी वेबसाइट के लिए रिव्यूज लिखें और ब्लॉग पोस्ट लिखें। और उस टाइम पे ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी थी कि बैसा माफिया ने गूगल को भी डोमिनेट कर लिया था। इतने सारे फ्रीलांसर्स इस चीज़ को लगे हुए थे कि बहुत से फ्रीलांसर्स ने रेडिट पेजेस को भी ऑन करना शुरू कर दिया था। इन गूगल सर्चेज और रेडिट पेजेस की वजह से लोगों को लगने लग गया था कि बैसा माफिया रियल है। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि हमने बैसा माफिया को यूज करा है अपने एनिमीज की कार्स को जलाने के लिए। हद तो तब हो गई थी जब लोगों ने अपने ब्लॉग पोस्ट में ये डालना शुरू कर दिया था कि हमने बैसा माफिया को यूज किया है अपने एनिमीज को मरवाने के लिए और ये कत्ल हम नहीं करवाया है। इन सब रिव्यूज की और ब्लॉग पोस्ट की वजह से बैसा माफिया को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल चुकी थी। और इन लोगों में से जिसे बैसा माफिया ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था उनमें से एक का नाम था क्रिस
Montero. Chris Montero was a cybercrime researcher. February 20th, 2016. Wiki assassination पे एक contribution आया था. All hitman websites are fake except बैसा माफिया, और इस चीज ने क्रिस का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया. क्रिस ने बैसा माफिया पे बहुत ज्यादा रिसर्च करा और उसने बैसा माफिया पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखा. क्रिस ने लिखा कि I'll admit if it wasn't for this terrible attack I would have praised the site at being an effective fake, but come on, no tumbling. क्रिस ने एक और चीज भी मेंशन की थी अपनी पोस्ट में कि जितने भी बैसा माफिया पे रिव्यूज है या पोस्ट है वो सब फेक हैं, क्योंकि जितने भी रेडिट पेजेस हैं वो सब फ्रेशली मेड है. वो कोई पुराने एक्चुअल लोगों के अकाउंट्स नहीं है, वो फ्रेशली मेड है, वो नए नए बनाए गए हैं और उनके जरिए ये सब पोस्ट की जा रही हैं. और क्रिस की इस पोस्ट के बाद उसे एक ईमेल आया फ्रॉम बैसा माफिया. बैसा माफिया के एडमिन ने ये ईमेल डाला था और उस ईमेल में ये लिखा हुआ था, Our site is a marketplace and we have many registered gang members. We are not like other hitman sites where they have only one team. Let me know if we can prove to you that we are legit. इसके बाद क्रिस और बैसा माफिया के एडमिन के बीच बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन हुई और क्रिस ने ये सब कॉन्वर्सेशन अपनी अगली ब्लॉग पोस्ट में पोस्ट कर दी. ये ईमेल यूरा की तरफ से ही था और यूरा ने क्रिस को कुछ पैसे भी ऑफर किए थे कि वो अपनी वेबसाइट पे बैसा माफिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें करे और अच्छे रिव्यूज डाले, लेकिन ऑब्वियसली क्रिस ने इस ऑफर को डिनाई कर दिया. उसके बाद यूरा ने क्रिस को एक और ऑफर किया कि अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो हम उसे भी मार सकते हैं, लेकिन क्रिस के पास कोई ऐसा बंदा नहीं था और उसने ये ऑफर भी डिनाई कर दिया. ऑन अप्रैल 10, 2016 इंटरनेट पे एक वीडियो चली और इसका लिंक क्रिस की पोस्ट के नीचे ही डाला गया था. तुम ये वीडियो खुद देख सकते हो. इस वीडियो में जो कार बर्निंग थी इसे डेडिकेट किया गया था क्रिस को और ये एक रियल क्राइम था. ऐसी सिर्फ एक वीडियो नहीं अपलोड की गई थी, ऐसी 2-3 और वीडियोस भी अपलोड की गई थी जिन्हें डेडिकेट किया गया था क्रिस और कुछ और लोगों को. बैसा माफिया लोगों को हिटमैन सिर्फ हायर पे नहीं देता था, ये लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देता था टू बिकम अ हिटमैन. और जिन लोगों को ऐसे ही हिटमैन बनना था उनमें से एक का नाम था THC John 2. क्रिस ने जब ये सब देखा तो ही वाज लाइक अब मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा. अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है और अब क्राइम्स होने लगे हैं. क्रिस गया भी पुलिस के पास और उसने इन्फॉर्म भी किया, लेकिन पुलिस ने साफ साफ इनकार कर दिया. पुलिस ने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो सब क्राइम हो रहा है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते. लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बैसा माफिया की रेपुटेशन ही हिला के रख दी. जब क्रिस पुलिस के पास गया और पुलिस ने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्रिस के पास कोई और चारा नहीं था बट टू हैक द बैसा माफिया वेबसाइट. क्रिस को बैसा माफिया की वेबसाइट में एक क्रैक मिल गया था जिसे यूज करके क्रिस बैसा माफिया की वेबसाइट को हैक कर सकता था. जब क्रिस इस सब प्रोसेस में लगा हुआ था बैसा माफिया को हैक करने में, उसी वक्त एक और बंदा सेम प्रोसेस को यूज करके बैसा माफिया को हैक करने की कोशिश कर रहा था और इसका नाम था BRBSD. इस इंसान ने क्रिस से पहले ही बैसा माफिया की वेबसाइट को हैक कर लिया और उनका सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करके लीक कर दिया. इस फाइल डंप की वजह से बैसा माफिया की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. इस फाइल डंप में बैसा माफिया और कस्टमर्स के बीच में सारी कन्वर्सेशन थी और इस फाइल डंप में ये भी देखा जा सकता था कि पिछले 2 महीनों में यूरा ने $60,000 की ट्रांजैक्शंस ली थी बिटकॉइंस में. अब देखा जाए तो क्रिस ने बैसा माफिया को हैक करने की कोशिश की थी और उससे पहले किसी और शख्स ने बैसा माफिया को हैक कर लिया था. लेकिन इस सब के बाद बैसा माफिया का एक फाइनल हैक हुआ जो कि था जज जूडी की तरफ से. एक शख्स था जिसका नाम था जज जूडी, जिसने बैसा माफिया पे एक फाइनल हैक किया था जिसने बैसा माफिया को एंड कर दिया था. इस हैक के अराउंड क्रिस और जज जूडी के बीच में कन्वर्सेशंस हुई जिसकी वजह से क्रिस को इस वेबसाइट का यूजर नेम और एक एडमिन पासवर्ड, बेसिकली एक ऐसा अकाउंट मिल गया था जिसकी वजह से क्रिस को इस वेबसाइट की पूरी एक्सेस मिल गई थी. इस सब के बाद जज जूडी और क्रिस ने बैसा माफिया की वेबसाइट पे एक ब्लॉग पोस्ट की जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि ये वेबसाइट फेक थी. इस वेबसाइट के जरिए बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं और इस वेबसाइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है. एंड दिस इज हाउ द होल वेबसाइट बैसा माफिया एंडेड. अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.